स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अभ्यास 2 अभ्यास का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में एनसीईआरटी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 12 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। इस भाग में प्रश्न नंबर 13 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 है, इनमें विभेद करें। विभेद मतलब अंतर लिखना है। पहला जो है बीज पत्राधार तथा बीज पत्रोपरिक में क्या जो है विभेद है, मतलब क्या अंतर है। तो यहाँ पर पहले 2 कॉलम बना लेंगे। पहला जो कॉलम लिखेंगे बीज पत्राधार और दूसरा जो कॉलम रहेगा बीज पत्रोपरिक। अब यहाँ पहला क्या लिखेंगे, बीज पत्रों के ठीक नीचे या मूलाकूड़ के ठीक ऊपर स्थित अक्ष का भाग बीज पत्राधार कहलाता है। मतलब बीज पत्रों के जो ठीक नीचे या मूलाकूड़ के ठीक ऊपर स्थित जो अक्ष का जो भाग होता है उस भाग को क्या कहते हैं, बीज पत्राधार कहते हैं। और यह इसमें क्या लिखेंगे, बीज पत्रोपरिक में क्या लिखेंगे कि प्राकूण के ठीक नीचे का भाग बीज पत्रोपरिक कहलाता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, दोनों का परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा, इसकी समाप्ति मूल शीर्ष में होती है। इसकी जो समाप्ति होती है वह मूल शीर्ष में होती है। और इसमें लिखेंगे इसकी समाप्ति प्रांकुड़ में होती है। इसकी जो समाप्ति होगा यह किस में होगा, तो प्रांकुड़ में होती है। और इसकी जो समाप्ति होता है वह मूल शीर्ष में होता है। तो यहाँ 2 अंतर बताया गया। ये 2 अंतर आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब अगला जो हम लोग अंतर समझेंगे कि प्राकूण चोल तथा मूलाकूड़ चोल में क्या अंतर है। यह क्वेश्चन कई साल के परीक्षा में पूछा गया है कि प्राकूण चोल तथा मूलाकूड़ चोल में क्या अंतर है। अब यहाँ 2 कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम जो रहेगा प्राकूण चोल और दूसरा जो रहेगा मूलांकुड़ चोल। अब यहाँ पहला लिखेंगे, यह प्राकूण के आवरण से होता है जो छोटी पत्तियों का बना होता है। जो प्राकूण चोल होता है यह प्राकूण के आवरण का होता है जो छोटी पत्तियों का बना होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, यह मूलांकुड़ का आवरण होता है। यह मूलांकुड़ है तो इसलिए मूलांकुड़ का क्या रहेगा, आवरण होता है। और यह किसका आवरण होगा, प्राकूण का आवरण होता है जो छोटी पत्तियों का बना होता है। अब यहाँ दूसरा अंतर में लिखेंगे कि यह प्राकूण की सुरक्षा करता है। मतलब प्राकूण जो चोल होता है वह किसकी सुरक्षा करता है, प्राकूण की सुरक्षा करता है। और इसमें लिखेंगे कि यह मूलांकुड़ की सुरक्षा करता है। कितना आसान है, यह प्राकूण है तो प्राकूण का सुरक्षा करेगा और यह मूलांकुड़ है तो मूलांकुड़ का सुरक्षा करता है। तीसरा लिखेंगे कि यह प्राकूण को ढकती है। यह किसको ढकती है, प्राकूण को ढकती है। तो यह जो किसको ढकती हैं, यह मूलांकुड़ को ढकती हैं। बस थोड़ा सा अंतर है, बस परिभाषा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, अंतर आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्राकूण चोल और मूलांकुड़ चोल में 3 अंतर बताया गया। तो यह 3 अंतर आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब अगला हम लोग अंतर समझेंगे, अध्यावरण तथा बीज चोल में क्या अंतर है। अब यह जो है तीसरा जो अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे कि अध्यावरण तथा बीज चोल में क्या अंतर है। तो अब यहाँ 2 कॉलम बना लेंगे। अब पहला कॉलम में लिखेंगे कि अध्यावरण और दूसरा कॉलम लिखेंगे कि बीज चोल। तो अब यह कैसे इसका अंतर होगा, क्रमशः 2 कॉलम बनाने के बाद से पहला लिखेंगे अध्यावरण बीजांड में पाए जाते हैं। अध्यावरण किस में पाए जाते हैं, तो बीजांड में पाए जाते हैं। और बीज चोल किस में है, क्या लिखेंगे, तो बीज चोल बीज में पाए जाते हैं। कितना आसान है, अध्यावरण जो होते हैं वह बीजांड में पाए जाते हैं और बीज चोल जो होते हैं यह किस में पाए जाते हैं, बीज में
पाए जाते हैं। दूसरा लिखेंगे कि यह बीजांडकाय तथा भ्रूण कोश की सुरक्षा करता है। अध्यावरण किसका सुरक्षा करता है? तो यह बीजांडकाय तथा भ्रूण कोश की सुरक्षा करता है। और यह किसका सुरक्षा करता है? तो यह भ्रूण की सुरक्षा करता है। बीज चोल जो होते हैं वह किसकी सुरक्षा करते हैं? तो भ्रूण की सुरक्षा करते हैं। और तीसरा जो लिखेंगे, बीजांड का बाहरी आवरण अध्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजांड का बाहरी जो आवरण होता है वो अध्यावरण कहलाता है। और इसमें लिखेंगे निषेचन के बाद अध्यावरण बीज के बीज चोल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ परिभाषा जो बताया गया है, बीजांड का बाहरी आवरण को क्या कहेंगे? अध्यावरण। और निषेचन के बाद अध्यावरण बीज के बीज चोल में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर 3 अंतर बताया गया। यह 3 अंतर बहुत ही आसान है। इस अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह अंतर आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। तो अब अगला जो अंतर है, अब अगला अंतर के बारे में समझेंगे। परिभ्रूण पोष और फल भित्ति में क्या अंतर है? यह जो है अंतर, ये भी जो है 1 नंबर की परीक्षा में आ चुका है कि परिभ्रूण पोष और फल भित्ति में क्या अंतर है। तो यहाँ अंतर पहले लिख लेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे और पहला कॉलम में लिखेंगे परिभ्रूण पोष और दूसरा में लिखेंगे फल भित्ति। अब यहाँ लिखेंगे बीजों में उपस्थित शेष बीजांडकाय परिभ्रूण पोष कहलाता है। बीजों में जो उपस्थित जो शेष जो है बीजांडकाय जो होते हैं वह परिभ्रूण पोष कहलाता है। और फल भित्ति में क्या होता है? निषेचन के पश्चात, जो निषेचन की क्रिया होता है, तो निषेचन के पश्चात मतलब बाद में, निषेचन के बाद अंडाशय की दीवार से विकसित फल का छिलका फल भित्ति कहलाता है। मतलब निषेचन की जब क्रिया संपन्न हो जाता है तो उसमें अंडाशय के जो दीवार से विकसित जो होता है फल का जो छिलका होता है वह फल भित्ति कहलाता है। तो यहाँ पे जो है एक ही अंतर बताया गया है। अब इस अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न समझेंगे हम लोग। अब प्रश्न है, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो यहाँ पे जो है 2 प्रश्न हैं। पहला जो प्रश्न है कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? तो यहाँ लिख लेंगे सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है, इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं। कितना आसान है। सेब में फल का जो विकास होता है वह किससे होता है? पुष्पासन से होता है, इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है। किससे होती है? निषेचित अंडाशय से होती हैं। कितना आसान है। तो यह जो है उत्तर आपको एकदम सरल भाषा में बताया गया है, जिससे आपको आंसर जो है तुरंत याद हो जाएगा। तो इस आंसर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, विपुषण से क्या तात्पर्य है? एक पादक प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो विपुषण का क्या तात्पर्य है और एक पादक प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? मतलब यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। तो 2 प्रश्न हैं, तो पहले हम विपुषण का परिभाषा समझेंगे कि विपुषण क्या होते हैं। तो पराग कोश या पुंकेसर को काटकर अलग करने की क्रिया विपुषण कहलाती है। कितना आसान है। अभ्यास में भी बताया गया, इसके पिछले जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, थ्योरी में भी विपुषण की परिभाषा बता चुके हैं कि पराग कोश या पुंकेसर को जो काट करके जब अलग कर देते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? विपुषण कहते हैं। अब लिखा गया कब और क्यों तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कब आवश्यक, जब मादा जनक के रूप में द्विलिंगी या उभयलिंगी
पुष्प का प्रयोग करते हैं, ऐसा परागकोश के विभेदित होने से पहले कलिका अवस्था में किया जाता है। यह कब आवश्यक होता है? तो समझ में आ गया होगा कि जब मादा जनक के रूप में द्विलिंगी हो या उभयलिंगी पुष्प का प्रयोग करते हैं, ऐसा परागकोश विभेदित होने से पहले कलिका अवस्था में किया जाता है। अब यहाँ लिखेंगे क्यों आवश्यक है, तो यहाँ लिखेंगे विपुषण स्वपरागण के अवसरों को रोकने के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो विपुषण जो होते हैं स्वपरागण के अवसरों को रोकने के लिए क्या है? आवश्यक है। तो समझ में आ गया होगा कि यह इसमें 2 प्रश्न बताया गया। दोनों प्रश्न का उत्तर जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसे पढ़िए। निश्चित है आपको यह उत्तर जो है याद हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन से फल चुनते हैं और क्यों? तो इस प्रश्न को पहले देख लीजिए। इसमें भी 2 प्रश्न दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है वृद्धि कारणों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन से फल चुनते हैं और क्यों चुनते हैं? अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में समझेंगे कि अनिषेक जो फलन होते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो बिना निषेचन के द्वारा ही फल का जो निर्माण हो जाता है उसे अनिषेक फलन कहा जाता है। तो क्या होता है, मैंने कौन से ऐसा जो फल है जो निषेचन की क्रिया नहीं होता है और उसके बाद भी जो है फल का निर्माण होता है, तो क्या है? केला होता है। तो यहाँ लिख लेंगे वृद्धि कारकों को प्रयोग द्वारा अनिषेक जनन हेतु हम केले का चयन करेंगे, क्योंकि यह बीज रहित होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है बीज नहीं रहता है, बीज रहित होता है। तो समझ में आ गया होगा कि अनिषेक जनन में कौन से फल का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो केले का चयन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें बीज रहित होता है। अगला हम लोग लिखेंगे अगला जो प्रश्न हमारा है, पराग भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करें। यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही आईएमपी है कि पराग भित्ति की रचना में टेपिटम की जो है भूमिका का व्याख्या करना है। तो यहाँ लिख लेंगे परिपक्व पराग कोश भित्ति का चौथा स्तर टेपिटम कहलाता है। टेपिटम का मतलब किसे कहते हैं? जो परिपक्व पराग कोश हो जाते हैं, पराग कोश भित्ति का जो चौथा स्तर होता है वह टेपिटम कहलाता है। तो टेपिटम की परिभाषा भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे आवृतबीजी पौधों में टेपिटम अग्र 2 प्रकार का होता है। आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उसमें टेपिटम जो होते हैं, टेपिटम अग्र 2 प्रकार का होता है। पहला जो है अमीबिक टेपिटम, अमीबीय टेपिटम। अब अमीबीय टेपिटम क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे इन कोशिकाओं का जीवद्रव टेपिटम पेरिप्लाज्मोडियम बनाता है। इनमें क्या होता है? इन कोशिकाओं का जो होता है जीव द्रव्य जो होते हैं वह टेपिटम पेरिप्लाज्मोडियल बनाता है, जो पराग कणों का क्या करता है? पोषण करता है। तो यहाँ जो है पहला जो है टेपिटम आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। दूसरा जो है ग्रंथिल टेपिटम। अब ग्रंथिल टेपिटम क्या है? इसकी कोशिकाओं पराग कणों के बाह्य चोल का निर्माण में सहायता करती है। तो ग्रंथिल जो टेपिटम होते हैं वह क्या हैं? इनकी जो कोशिकाएं होते हैं वह पराग कणों के बाह्य चोल के निर्माण में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। तो अब हम लोग लास्ट प्रश्न के बारे में समझेंगे। असंगजनता क्या है, इसका क्या महत्व है? यह भी जो क्वेश्चन कई साल के परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा अलैंगिक जनन की एक समान विधि जिसमें नए पौधों का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है असंगजनता कहलाती है। असंगजनता क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन की एक समान विधि है जिसमें नए पौधों का जो निर्माण होता है वह युग्मकों के संलयन के बिना ही
होता है उसे असंगजनता कहलाती है। असंगजनता में गुणसूत्रों को विसंयोजन एवं पुनः संयोजन नहीं होता है, अतः इसमें पौधों के लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यह जो है अभ्यास 2 जो है कंप्लीट हो गया। अभ्यास सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। अब हम लोग कल जो हम लोग पढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर हमारा है मानव जनन चैप्टर। अब कल से जो है मानव जनन के चैप्टर के बारे में बताया जाएगा और जो है पहले मानव जनन के संबंधित थ्योरी बताया जाएगा, उसके बाद से जो है अभ्यास के प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो कल जो है मानव जनन चैप्टर देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।